देहरादून में स्मृति दिवस पर सीएम रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीद पुलिस वाले व अर्धसैनिक बलों के परिजनों को किया सम्मानित। सायरा बानो बनी उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष। मिला राज्य मंत्री का दर्जा। 3 तलाक के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर उठाई थी आवाज। स्कूल मामलों पर बोले शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। 2 नवंबर से खुले स्कूल। कोविड गाइडलाइंस की सख्ती से होगा पालन। सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने बनाई रणनीति। 1 महीने के कार्यक्रम में बनाई रूपरेखा। प्रदेश उपाध्यक्ष ने दी कार्यक्रम की जानकारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल को अवमानना के हाईकोर्ट से मिला नोटिस। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। बैजनाथ धाम में बढ़ेंगी यात्रा सुविधाएं। पर्यटन सचिव ने मंदिर की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस स्मृति भवन प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक पर पुलिस एवं अर्धसैनिक बल के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के शहीद पुलिस व अर्धसैनिक बलों के परिजनों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले अर्धसैनिक बल व पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। उन्होंने कहा कि देश के आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व राज्यों की पुलिस बल और सैनिक बलों का होता है। अपने इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए पुलिसकर्मी अपने जीवन की आहुति भी तत्पर रहते हैं। उन पुलिसकर्मियों को और अर्धसैनिक बलों के उन तमाम जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड के 6 पुलिस के जवान इस 1 वर्ष में उन्होंने अपनी शहादत दी है। निश्चित रूप से उनका बलिदान हमारी पुलिस को जहां उनका हौसला बढ़ाती है, वहीं हमारी आम जनता को उनकी सुरक्षा की भी एक तरह से गारंटी देता है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। और आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को 1959 से प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके बाद विगत वर्ष के 265 जवान शहीद हुए थे, जिसमें उत्तराखंड के 6 जवान शामिल थे, जिनको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहीद हुए तमाम पुलिसकर्मी आज सभी पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाते हैं, तो वहीं आम जनता को भी उनकी सुरक्षा का विश्वास दिलाते हैं। वहीं दूसरी ओर मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बना रहे हैं, जिसका पुलिस कल्याण में उपयोग किया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर जो कर्तव्य पालन में हमारे सहयोगी वर्दीधारी देश में, चाहे वो पुलिस राज्य की हो या केंद्रीय पुलिस बलों के सदस्य हों, जो कर्तव्य पालन में अपनी जान की आहुति देते हैं, उनको हम लोग नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तमाम अपने उन पुलिसकर्मियों को और अर्धसैनिक बलों के उन तमाम जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर जिला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में नैनीताल की माल रोड में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया। टेस्टिंग कैंप में होटल व्यवसायियों और नाव चालकों सहित उनके परिजनों के टेस्ट किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के MKS धामी ने बताया कि आज 150 से 200 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। आज हम लोगों ने माल रोड के लिए कैंप लगाया है
इसमें माल रोड के सारे व्यापारी और होटलेरियंस हैं, इन लोगों को बताया गया है। करीब 150 से 200 लोगों का हमारा टारगेट है। मैक्सिमम लोगों को RT-PCR टेस्ट करना है आज हम लोगों का, यही। और कल का टारगेट हमारा भोटिया मार्केट का है। दुर्गा पूजा महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कोरोना संक्रमण खतरे को देखते हुए हर वर्ष नैना देवी मंदिर प्रांगण में बनाई जाने वाली मां दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय, सरस्वती, लक्ष्मी की छोटी मूर्तियां कारीगर द्वारा रुद्रपुर से बनाकर नैनीताल लाई गई हैं। 22 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से नैना देवी मंदिर से कलश यात्रा के बाद 7 बजे दुर्गा जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले दुर्गा महोत्सव का 26 अक्टूबर को मूर्तियों का विसर्जन के साथ समापन होगा। अरे असली में हम सुबह आए थे। मूर्ति एक्चुअली ना आई थोड़ा लेट। इस बार ये मूर्ति कोरोना के तहत हम और साल हम मंदिर में बनाते थे ही। इस बार हमने रुद्रपुर से मंगाई हैं। जो कार्यकर्ता हमारे पहले बनाते थे वही बना के इस बार भी लाए हैं। मंदिर में आपको सुबह 22 तारीख को सुबह 8:30 बजे से कलश यात्रा होगी। शाम को 7 बजे प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। लाल कुएं के हड्डू चौड़ बच्ची धर्मा जयपुर बीसा क्षेत्र में आए दिन रोजाना रात को जंगली शहर के हाथियों का आतंक लगातार जारी है और भूखे प्यासे हाथी गन्ना, गेहूं और अन्य तरीके की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हाथी का रौद्र रूप इंसानों के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले हाथी ने कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर भी हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगलों में कुछ खाने को न मिलने के कारण हाथी रात को शहर का रुख करते हैं और अपनी भूख प्यास मिटाकर समय से वापस जंगल की ओर चले जाते हैं। इस बीच कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें तराई केंद्रीय वन प्रभाग से रोड पार करके तराई पूर्वी वन प्रभाग में कुछ हाथी कुछ लोगों के आबादी क्षेत्र में खेतों में चले गए हैं। तो उनको प्रायोरिटी के बेसिस पे जहां पे भी हाथियों द्वारा नुकसान किया गया है उन्हें मुआवजा देने की कार्रवाई जो है वो कंपनसेशन दिया जा रहा है। खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ यात्रा में हर दिन भारी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और अब तक यात्रा का आंकड़ा 58,000 पार हो चुका है। भारी तादाद में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन ये लोग कोविड-19 का पालन नहीं कर रहे हैं। संक्रमण के कारण जहां देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों में डर बना हुआ है, वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्यवसायी और घोड़े खच्चर संचालक इस संक्रमण से अनजान बने हुए हैं। घोड़ा खच्चर मजदूर यात्रियों को केदारनाथ ले जाते और उन्हें लेकर भी आते हैं। तीर्थयात्रियों को घोड़ा खच्चर बिठाने और पैदल मार्ग से धाम पहुंचाने में आते समय कई बार मास्क का उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि घोड़ा खच्चर संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं कर रहा है, जिसके केदार यात्रा मार्ग पर संक्रमण फैलने की संभावना बनी हुई है। वर्तमान में जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पूरा विश्व कोविड-19 से काफ़ी संक्रमित हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने जनपद में जो है कोविड-19 के संबंध में जानकारी रखना आवश्यक है। और वर्तमान में हमारे जनपद में श्री केदारनाथ चारधाम यात्रा चल रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री सहित 150 अन्य लोगों के खिलाफ जिला न्यायालय की ट्रायल कोर्ट ने पिछले दिनों जारी गैर जमानती वारंट पर सुनवाई की है। आरोपी महाराज सिंह व अन्य की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह के बाद ही तिथि नियत की गई है। कि 2012 में एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें कई लोग नामजद थे, 16 लोग नामजद थे, बाकी 100 से 150 लोग उसमें बाद में एक्यूज्ड बने हैं जो कि अज्ञात में दर्ज हुए थे। तो उसमें चार्जशीट भी लगी। चार्जशीट के बाद कॉग्निजेंस लिया कोर्ट ने और सरकार ने ये देखा उस मामले में कि कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं था, पब्लिक डोमेन का मामला था। तो सरकार ने संस्तुति करी और APO को डायरेक्शन दिया कि आप इसमें मामला वापस लें। प्रोविजन भी उनका खारिज हुआ। उसी के परसुएंट में आज ये याचिका दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो कि नॉन अवेलेबल वारंट थे वो उन्होंने स्टे किया और बाकी जो है सरकार से 4 हफ्ते का जवाब दावा मांगा है।
देहरादून में बेरोजगारी ने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का रिजल्ट न जारी होने पर एवं 6 साल से पुलिस भर्ती न निकलने के कारण यूके SSSC के पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान मौजूदा छात्र ने बताया कि बीते समय परीक्षा के दौरान नकल भी हुई थी, जिसमें नकल कराने वाले छात्रों को पकड़ लिया गया था। बावजूद इसके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया है, जिसके लिए छात्रों के उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 15 दिन के भीतर रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर छात्रों ने पुलिस मुख्यालय का घेराव कर पुलिस भर्ती 20 साल निकालने की मांग की है। तो ये जानना चाह रहे सर हम आयोग से कि रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। इस सेवा चयन आयोग ने एक एग्ज़ाम कराया था जो फॉरेस्ट गार्ड था, जिसमें नकल हुई थी, लेकिन उसके बाद उसके 6 महीने बाद SIT रिपोर्ट भी आ गई है अब। और SIT रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बताया गया है कि SIT ने यह बता दिया है कि इतने 57 नकलची हैं जो गिरफ्त में हैं और उसमें से 26 नकलची पकड़े भी गए हैं। लेकिन अब जब नकलची पकड़े गए हैं तो हमें फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हर हाल में चाहिए। उत्तराखंड में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार अपने पैर जमाने के लिए कड़े प्रयास कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली आप विधायक प्रवीण कुमार की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने आपकी सदस्यता अभियान के तहत आम आदमी पार्टी की सदस्य बने। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रवीण कुमार ने बताया कि आम जनमानस के साथ साथ अति वरिष्ठ लोगों का भी आम आदमी पार्टी का विचारधारा से जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर विधायक प्रवीण कुमार ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ सत्ता की मलाई खाने का काम किया है, साथ ही राज्य में बिजली, पानी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की हालत दिल्ली के मुकाबले बेहद बदहाल है। आज जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा 5 साल रही, फिर अभी भाजपा की सरकार चल रही है, पहले कांग्रेस सरकार थी, लेकिन पूरे उत्तराखंड में चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, बदला कुछ नहीं है। दोनों सरकारों ने मिलकर जो है यहाँ के युवाओं को ठगा है, यहाँ के युवाओं को परेशान किया है। इसी के मद्देनज़र युवा परेशान होकर आज उनके दिल्ली के युवा मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी, उनकी आंखों में उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। जिस तरीके से दिल्ली में विकास किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में ये चारों चीज़ों की हालत जो है बहुत बदहाल है। पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर उडियारी गांव में बंच के जंगल के बीच नौलिंग बेंजर का मंदिर है, जहां पर वर्ष के भीतर द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रों में यहां पर खास पूजा की आयोजन किया जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान मूल नारायण के 2 पुत्र बजैड और नौलिंग का मंदिर उडियारी गांव में स्थित है। गांव में स्थित घने बाज के जंगल के बीच में पुरानी शैली से बना हुआ यह मंदिर पूरे क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में वर्ष भर दूर दराज क्षेत्रों से भक्त पूजा अर्चना, गोदान सहित सत्यनारायण कथा आदि के आयोजन के लिए आते हैं। जो भक्त यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। शारदीय नवरात्रों में गांव के लोग 10 दिनों तक मंदिर में दिन रात रहकर पूजा अर्चना करते हैं। 10 दिनों तक प्रत्येक दिन अलग अलग परिवारों के द्वारा सामूहिक पूजा का आयोजन भी होता है। उसके बाद दोपहर में भोज लगता है। शाम के समय यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन होता है। देव डांगरों के द्वारा भक्तों को आशीर्वाद भी दिया जाता है। नवमी के दिन यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस अवसर पर यहाँ झोझा चाचरी का आयोजन भी होता है। नवमी के दिन यहाँ पर लगने वाला मेला सदियों से ही अपनी पहचान बनाए हुए है। यहाँ से जहाँ पर बहुत पुरानी परंपरा है कि यहाँ पर शरद ऋतु के आगमन में नवरात्रि 10 दिन की यहाँ पर की जाती है, जिसमें नव दुर्गा की पूजा होती है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से आता है उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो ये परंपरा बहुत सदियों तक चली आ रही है और यहाँ पर नवमी को एक भव्य मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु लोग आकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान नौलिंग बजैड मंदिर उडियारी में भक्तों की आस्था मंदिर में देखने को मिलती है।
यह मंदिर आज भी पुरानी शैली पर बना हुआ है। विश्व पर्यटक चकौड़ी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर को अगर सरकार चाहे तो पर्यटन की दिशा में विकास किया जा सकता है। बेरीनाग से के न्यूज इंडिया के लिए प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में बच्चों को देखते हुए कई कड़े नियम बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी को भी कक्षा में मॉनिटरिंग किया जाएगा। वहीं कोशिश की जाएगी कि अगर एक क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, ऐसे में उन्हें डिवीज़न के तहत बैठाया जाए। और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, उस स्वास्थ्य विभाग बच्चों का जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कोरोना की बीमारी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है। इसको देखते हुए हमारी सरकार ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया, कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 2 नवंबर से हाई स्कूल के 10वीं के और 12वीं के बच्चों की हम क्लासें हम लगाएंगे। और जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है, उस स्वास्थ्य विभाग के बैठने के पश्चात, उनसे परामर्श लेने के पश्चात सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और मास्क, इन सब की व्यवस्था करने के उपरांत ही और स्कूलों में साफ सफाई, स्वच्छता करने के पश्चात हमने निर्णय लिया। और मुझे उम्मीद है भगवान की कृपा रही तो 2 नवंबर से विधिवत हमारे स्कूल खुलेंगे। और इसको हालात को देखते हुए आगे जो दूसरी कक्षा हैं उनके खोलने पे बाद में 2nd या 3rd फेज में। आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद दीपक बाली ने काशीपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। जहां दीपक बाली ने काशीपुर क्षेत्र के विकास करने और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बात कही। इस दौरान दीपक बाली ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यों से, उनकी नीति से काफी प्रभावित है, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी से शामिल होने का निर्णय लिया। मैं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ, क्योंकि जनता की लड़ाई वो लड़ रहे हैं लगातार और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और मैं उनके काम करने की राजनीति से प्रभावित हूँ, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। पार्टी जो है, सबसे पहले तो मूलभूत जो हमारी जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर आगे बढ़ेगी, जनता के मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ेगी। खबर सीमांत क्षेत्र खटीमा से है, जहां कृषि मंडी में सरकारी धान व क्रय ट्रॉली किसानों की धान तोल में न होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यहां 15 दिनों से लगातार धान खरीद को लेकर कच्चे आढ़तियों व मंडी प्रशासन के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। मंडी प्रशासन व स्थानीय मिलर्स धान तोल में कटौती को लेकर मंडी प्रशासन द्वारा क्रय केंद्रों पर उपकरण न होने से लगातार हो रही वार्ता विफल और क्षेत्रीय किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में किसान यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही किसान की समस्या का समाधान नहीं किया तो क्षेत्र के सभी किसान अपना धान लेकर सड़कों पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि सरकारी नियमों के अनुसार किसानों के धान की खरीदी होनी चाहिए और जिसको लेकर मंडी प्रशासन द्वारा मंडी क्रय केंद्रों पर धान सुखाने के उपकरण मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं।
धान में नमी और धान में फफड़ा होने के कारण जो नुकसान हो रहा था उसको हमने माननीय जिलाधिकारी महोदया को सूचित किया और उनके आदेशानुसार आज हमने उत्तरांचल सरकार द्वारा जो नियमावली है उसी के अनुसार हमने धान खरीदारी प्रारंभ की, जिसके बीच कुछ लोगों ने आकर बीच में यहाँ चलते हुए काम को रुकवा दिया कि जब तक सब किसानों का पंखे की व्यवस्था ना हो जाए तब तक आप भी काम मत कीजिए। देखो अभी कुछ पंखों वाली दिक्कत आई है, जहाँ उसका मसला चल रहा है कि मिलर्स चाहते हैं कि जो पंखे हैं जो मंडी दे, और मंडी के सचिव कह रहे हैं कि हमारे पास अभी पंखों की कोई व्यवस्था नहीं है, मिलर्स लेके आए। तो उसी बात पे चर्चा चल रही है। तो क्या कहेंगे, सुबह से किसान यहाँ खड़ा है, रात हो गई है, पूरी होने को आ गई है और ट्रालियाँ लोगों की खड़ी हैं, नहीं तो ली, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो दिक्कत तो आई है, किसानों तो कल शाम से खड़े हैं, कल 6 बजे से किसान जो है अपनी ट्रालियों पे बेचारे जहाँ सोए हैं, तो बहुत ही बुरी चीज है ये। तो आप किस केंद्र सरकार व राज्य सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने आगामी 1 महीने के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्य कुमार धसमना ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी किसान विरोध बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि आगामी 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस 31 अक्टूबर को जिला स्तर पर किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी और 5 नवंबर को महिला एवं दलित उत्पीड़न दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 13 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन के मौके पर उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए विचार गोष्ठी रखी जाएगी। किसान अधिकार दिवस है, उसके बाद 5 नवंबर को महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस कांग्रेस मनाने जा रही है। सिग्नेचर कैंपेन हमारा चल रहा है जो 31 तारीख तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपोजियम करेंगे, एक विचार गोष्ठी करेंगे 13 नवंबर को। नेहरू जी का जो विचार था भारी उद्योग और PSUs के बारे में, उसके बारे में स्पीक अप फॉर PSUs 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग करेंगे, उनकी जयंती के अवसर पर। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई है। Delhi ki contempt matter, Honorable Court has issued notices to Bhagat Singh Koshari, and we have also requested before the court that Article 361 for compliance we have already done. So looking at that provision, Honorable Court has issued notices and given time for 4 weeks to reply in the matter. Their counsel was already present. They have accepted notice and hopefully they will file reply in due time. भारत नेपाल बॉर्डर के सीमांत क्षेत्र में खटीमा में सरकारी धान क्रय केंद्र पर धान की खरीदी न होने पर आक्रोशित 3 दिन से परेशान किसानों ने कृषि मंडी खटीमा में तालाबंदी कर मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि खटीमा क्षेत्र के किसानों का धान खरीद मंडी प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द किसानों के धान खरीद नहीं हुई तो सड़कों पर चक्का जाम व सड़कों पर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के लिए बाध्य होने के लिए मजबूर है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किसान बहुत ही परेशान है। कई किसान तो आत्महत्या करने को तैयार है इस समय। अगर आज इन्होंने कुछ इसका समाधान नहीं निकाला तो हम कल से हाईवे जाम कर देंगे। तो हो सकता है कुछ किसान आत्महत्या भी कर लें, उसका मंडी प्रशासन ये जिम्मेदार होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है,
सबकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है। जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन